Next question. Find the Taylor and Laurent series which represent the function fz equal to z square minus 1 upon z plus 2 z plus 3 when first part mod of z less than 2 and second part 2 less than mod of z less than 3. ऐसे क्वेश्चन कल मैंने बताया दो क्वेश्चन, वही उसी तरह क्वेश्चन फिर हैं, लेकिन अंतर इसमें केवल ये आ रहा है कि पिछले क्वेश्चनों में जो इसको हम ब्रेक कर रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन में एफजेड को, वो डायरेक्ट हो जा रहा था क्योंकि नीचे दो ही फैक्टर थे और दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा था. लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में एक चीज और ध्यान देना होता है कि न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम होना चाहिए, और कल के दोनों क्वेश्चनों में ऐसा ही था, इसलिए हम एक ही लाइन में लिख करके हमारा काम चल जा रहा था. लेकिन अब जो क्वेश्चन आज दिया जा रहा है उसमें न्यूमरेटर का पावर भी 2 है और डिनोमिनेटर का पावर भी 2 है. इसे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये मिल रहा है, और इस केस में हम डायरेक्ट उस प्रोसेस का यूज नहीं कर सकते. अब इसके लिए जब पावर न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम ना हो तो पहले डिवाइड करना पड़ता है. ये सब 12th में पढ़ा लिया था, लेकिन मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, ये सब 12th की चीजें हैं. हमने जेड स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड कर दिया जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 से, तो 1 कोसेंट में आया, रिमाइंडर माइनस 5z माइनस 7 हो गया. तो एफजेड इक्वल टू 1, यहां से माइनस कॉमन ले लिया हमने, 5z प्लस 7 अपान जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6. अब यहां इस पार्ट में देखो बेटा कि न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर की पावर से अब कम हो गया, यानी 5z प्लस 7, और ये तो यही वैल्यू है ना, इसी में मल्टीप्लाई किया गया है. हम फिर वापस आ जा रहे हैं, तो 5z प्लस 2 z प्लस 3 अब इस तरह का हो गया. लेकिन यहां न्यूमरेटर में z लिखा है, अगर न्यूमरेटर में कुछ नहीं होता, केवल यही दो टर्म होते, तो डिफरेंस देख करके हम दो पार्ट में डायरेक्ट लिख देते, जैसे अब तक दोनों क्वेश्चन में लिखा है. लेकिन यहां भी ऊपर न्यूमरेटर में भी z है, तो इसका प्रोसीजर 12th में बताया जाता है कि जो लीनियर फैक्टर होते हैं तो a अपान पहला लीनियर फैक्टर प्लस b अपान दूसरा लीनियर फैक्टर लिखते हैं. अब a और b को कैलकुलेट कर लेंगे, फिर वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाएगा. तो इस पार्ट को डिनोमिनेटर को हम उधर ट्रांसफर कर लें, तो 5z प्लस 7 इज इक्वल टू a, z प्लस 2 कैंसिल हो गया तो z प्लस 3 बचा, प्लस b, z प्लस 3 कैंसिल होने पर z प्लस 2 बचा. अब अगर हम z के प्लेस पर, यह एक इक्वेशन है जो कि z के हर वैल्यू को फॉलो करेगा, अगर z के प्लेस पर -2 पुट कर दें तो ये -10 प्लस 3 -3 हो गया, और ये -2 पुट करने में ये पार्ट 0 हो गया, -2 प्लस 3 प्लस 1 आया, तो a की वैल्यू -3 आ गई. इसी तरह z के प्लेस पर अगर -3 पुट कर लें तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, और यहां -b हो जाएगा, और यहां 5 इंटू -3 -15 प्लस 7 -8 आ जाएगा. तो -8 इक्वल टू -b, हमने माइनस को दोनों साइड से कैंसिल कर दिया, तो a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू 8 आ गई. अब यही a और b की वैल्यू लाकर यहां रखते हैं, तो fz इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 1 अपान जेड प्लस 2 इंटू जेड प्लस 3 इज इक्वल टू, ये वैल्यू पहले 1 आई थी बेटा, ये 1 रख दिया हमने, यहां माइनस है तो इसकी वैल्यू देखो, यहां a और b रखेंगे, माइनस a के प्लेस पर -3, b के प्लेस पर +8, तो ये माइनस a माइनस हो जाएगा, और b a की वैल्यू -3 आ रही है ना, a की वैल्यू -3 आ रही है, और इस माइनस से a प्लस हो जाएगा, और जो यहां 8 पॉजिटिव में आ रहा है वो माइनस में हो जाएगा. तो वही हमने लिख दिया 1 प्लस 3 अपान जेड प्लस 2 माइनस 8 अपान जेड प्लस 3. तो ये तो हुआ अभी एफजेड का पार्शियल फ्रैक्शन, जो पिछले दोनों क्वेश्चनों में एक ही लाइन में हम कर देते थे, क्योंकि न्यूमरेटर में वहां कांस्टेंट होता था और डिनोमिनेटर में केवल दो फैक्टर होते थे और दोनों का डिफरेंस कोई कांस्टेंट आता था. तो 1 अपान वो कांस्टेंट बाहर लिख करके हम एक लाइन में काम कर ले रहे थे. लेकिन अगर इस तरह का फंक्शन आता है तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए
ये पूरा प्रोसीजर है जो कि 12th में पढ़ा दिया जाता है, मैंने इसको रिवाइज करा लिया। अब एफ को हम जो एफ इस तरह लिखा हुआ था इसको हमने इस टाइप में लिख लिया। अब हम पहले पार्ट में आ रहे हैं, व्हेन मॉड ऑफ जेड लेस देन 2, यानी जेड की वैल्यू 2 से छोटी है, तो एफ जेड इक्वल टू 3/2। अब यहां देखो बेटा, यहां जेड प्लस 2 में इसको ऊपर ले जाना है, -1 पावर करना है, फिर बाइनॉमियल से एक्सपैंड करना है। तो बाइनॉमियल से एक्सपैंड करने के लिए कल से मैं इस बात को बता रहा हूं कि अगर पहले प्लेस पर 1 और दूसरे प्लेस पर 1 से कम वैल्यू होगी तभी वो बाइनॉमियल थ्योरम का एक्सपेंशन किया जा सकता है। तो जेड प्लस 2 में यहां एक चीज ध्यान दो, मैं कल कह रहा था कि सोच कर लिखना होगा, एक और तरीका मैं आसान बता रहा हूं कि इन दोनों में देखो कि बड़ा कौन है, जो बड़ा है उसको कॉमन ले लो। अब जेड की वैल्यू, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू इन्होंने कहा कि 2 से छोटा है, यहां देखो फर्स्ट पार्ट में 2 से छोटा है, तो जब जेड 2 से छोटा है और ये 2 है तो इन दोनों बड़ा कौन हुआ, 2। तो एक बड़ा 2 हुआ तो 2 को कॉमन कर लो, तो यहां आ गया 1 और यहां हो गया z/2। इसी तरह यहां देखो बेटा, ये z प्लस 3 है, इनमें देखो कौन बड़ा है, z 2 से कम है और 3 तो 2 से अधिक है, तो 3 को कॉमन ले लिया, जो बड़ा है उसको कॉमन ले लो, कुछ सोचना ही नहीं। तो 3 कॉमन ले लिया तो यहां आ गया 1 और यहां आ गया z/3। तो एफ को हम अब लिख सकते हैं 1 प्लस 3/2, 1 प्लस z/2 की पावर -1 माइनस 8/3, 1 प्लस z/3 की पावर -1। अब हम बाइनॉमियल से इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, और चाहे तो समेशन में कल लिखने का तरीका हमने बता दिया था कि अगर प्लस यहां है तो -1 की पावर n लिखना होता, क्योंकि अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होता रहता है, और अगर माइनस होता है तो ये चीज नहीं लिखनी होती। तो 1 प्लस 3/2 समेशन n इक्वल 0 टू इनफाइनाइट -1 की पावर n z/2 की पावर n माइनस 8/3 यह समेशन n इक्वल 0 टू इनफाइनाइट -1 की पावर n z/3 की पावर n। और ये है क्या, ये ऐसा फंक्शन था जो कि एक सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन पर था और रेडियस 2 था, इसके अंदर की बात हो रही है। तो ये कंडीशन किसकी है, टेलर सीरीज की। तो यह एक्सपेंशन किससे हुआ, टेलर सीरीज से, इन द गिवन सर्किल लिख सकते हैं, गिवन सर्किल मॉड ऑफ जेड लेस देन 2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। अब सेकंड पार्ट बताते हैं। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट बी जो था, when 2 is less than mod of z mod of 3, 2 is less than mod of z less than 3, since fz की वैल्यू हमें मिली थी 1 प्लस 3 अपॉन जेड प्लस 2 माइनस 8 अपॉन जेड प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस, मैंने अभी बताया था कि अपने रीजन के अकॉर्डिंग हमें इसमें से कॉमन लेना है। यहां z की वैल्यू, मॉड ऑफ z की वैल्यू 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। यहां हमारे पास z और 2 है, कॉमन किसको लेंगे, अभी मैंने कहा था कि जो बड़ा होगा उसको कॉमन लेंगे, क्योंकि वहां 1 बना देगा और दूसरी जगह 1 से छोटा बना देगा। तो यहां मॉड ऑफ z 2 से बड़ा है, इसका मतलब हमें z कॉमन लेना चाहिए। तो z कॉमन ले लेंगे तो क्या हो गया बेटा, यहां 1 प्लस 2 अपॉन जेड माइनस, अब यहां देखो, यहां मॉड ऑफ z 3 से छोटा है और z और 3 यहां है, जहां जो यहां नंबर हो उनमें देखो कि कौन बड़ा है, उसी को कॉमन लो। तो z और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। यहां z और 2 में कौन बड़ा था, z बड़ा था 2 से, तो यहां z कॉमन लिया गया। यहां 3 बड़ा है तो 3 कॉमन लिया गया, तो 1 प्लस z/3। तो यह z इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन जेड, और इसको ऊपर ले गए 1 प्लस 2 अपॉन जेड की पावर -1 माइनस 8/3 ब्रैकेट में 1 प्लस z/3 की पावर -1। और इसको अब हम लिख सकते हैं fz इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन जेड समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 2 अपॉन जेड की पावर n माइनस 8/3 समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 8 z/3 की पावर n। यहां जो हमारा
रीजन था वह रीजन रिंग शेप का रीजन है। इसका मतलब कि यह ल्योरेंट सीरीज का क्वेश्चन हो गया। एक्सपेंशन किसका हो गया? ल्योरेंट सीरीज का। तो वो इसलिए हमने यहां लिख दिया देयरफॉर एफ जेड रिप्रेजेंट इन ल्योरेंट सीरीज इन द रीजन 2 लेस देन जेड मॉड ऑफ जेड लेस देन 3। ये सेकंड पार्ट का सलूशन हुआ। अब ऐसा ही एक हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, देखो फाइंड द ल्योरेंट सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 7z minus 2 upon z cube minus z square minus 2z in the region given by 1 less than mod of z plus 1 less than 3 और सेकंड पार्ट mod of z plus 1 greater than 3। पहला काम होता है फंक्शन से हम फंक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमको मिला था कि न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम नहीं था, तो हमें डिवाइड करना पड़ा। लेकिन इस केस में न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से कम है, तो डिवाइड करने वाला काम हमारा अब नहीं होगा, बस केवल इसका फैक्टर कर लें और उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लें। इससे हमने जेड को कॉमन ले लिया तो जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 2 आ गया। फिर इसका फैक्टर किए तो जेड प्लस 1 जेड माइनस 2 आया। तो 7z माइनस 2 अपॉन जेड जेड प्लस 1 जेड माइनस 2 हो गया। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए जो लीनियर फैक्टर है a अपॉन b अपॉन c अपॉन लिखते हैं, सब 12th की चीजें हैं भाई, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। a अपॉन जेड प्लस b अपॉन जेड प्लस 1 प्लस c अपॉन जेड माइनस 2। तो 7z माइनस 2 इज इक्वल टू a, इसको जब ट्रांसफर कर लिया जाए तो z प्लस 1 जेड माइनस 2 प्लस b जेड माइनस 2 जेड प्लस सी जेड प्लस 1 जेड। अब जेड को अगर हम 0 पुट कर लें तो a की वैल्यू मिल जा रही है 1। जेड को -1 पुट कर लें तो b की वैल्यू मिल जा रही है -3, और जेड को 2 पुट कर लें तो c की वैल्यू मिल जा रही है 2। तो a b c की वैल्यू हमें मिल गई। अब इसको पुट कर देंगे तो एफ जेड हम लिख लेंगे। अब बेटा a b c की वैल्यू हमने पुट कर दिया तो एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 3 अपॉन जेड प्लस 1 प्लस 2 अपॉन जेड माइनस 2 हो गया। लेकिन जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो जेड प्लस 1 पर मॉड ऑफ जेड प्लस 1 डिफाइंड है उसमें, तो इसको हम जेड प्लस 1 बना ले रहे हैं। तो जेड प्लस 1 बनाने के लिए यहां 1 इज लेस देन जो जेड था जेड प्लस 1 माइनस 1 कर लिया हमने, तो जेड प्लस 1 लेस देन जेड हो गया, लेस देन 3 हो गया। इसी तरह यहां 3 अपॉन जेड प्लस 1 तो यहां था ही, यहां जेड माइनस 2 था तो 2 अपॉन जेड प्लस 1 माइनस 1 कर दिया तो -3 हो गया। तो एफ जेड इस तरह का हो गया। अब इस अपना रीजन देखो बेटा, मॉड ऑफ जेड प्लस 1 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। तो जहां 1 की बात आ रही इन दोनों में तो कौन बड़ा है? यहां जेड प्लस 1 बड़ा है, तो हम कॉमन कौन लेंगे? जो बड़ा रहेगा। तो इसमें से जेड प्लस 1 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस इसको कॉमन ले लिया हमने, तो ये पार्ट यहां 1 आ गया, यहां -1 अपॉन जेड प्लस 1 हो गया। -3 अपॉन जेड प्लस 1 को सीधा कॉमन कर लिया, और इन दोनों में देखो कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, तो 3 कॉमन लेना पड़ा। तो 3 अपॉन जेड प्लस 1 3 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस जेड प्लस 1 अपॉन 3 हो गया। हमने -3 को कॉमन लिया है तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड प्लस 1, इसको ऊपर करके पावर -1 कर लिया, -3 अपॉन जेड प्लस 1 -2 अपॉन 3, इसको ऊपर करके -1 कर लिया। और इसको लिखने का तरीका तो कई क्वेश्चन हो चुके, हम लोग जान गए होंगे। तो 1 अपॉन जेड प्लस 1 n इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन जेड प्लस 1 की पावर n माइनस, यहां देखो अगर प्लस रहता है तो -1 की पावर n भी लिखना पड़ता है, ये ध्यान देना। माइनस आता है तो ऑल टर्म पॉजिटिव होते हैं, इसलिए उसकी जरूरत नहीं रहती। इसको तो कॉपी कर लिया, -2/3 यहां भी माइनस दोनों जगह है, तो जेड प्लस 1/3 की पावर n। और ये रिंग शेप था इसलिए ये किसका कौन सीरीज हो गई? ल्योरेंट सीरीज हो गई, और अपने रीजन में इसका एक्सपेंशन हो गया। दूसरा पार्ट था व्हेन जेड प्लस 1 ग्रेटर देन 3।
ऐसा क्वेश्चन में एक बार और पिछले किसी पार्ट में था, जब ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 ऐसे आता है तो इसको हम इधर एक बड़ा कोई आर हम लिख करके एक लार्ज नंबर कह सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं 3 लेस देन मॉड ऑफ z प्लस 1 लेस देन r वेयर r इज वेरी लार्ज नंबर। तो एक ऐसी सर्किल हो गई जिसका अपर सर्किल जो है वो इनफाइनाइट तक जा सकती है, लेकिन वो भी एक रेंज है। तो एफ जेड इज इक्वल टू, यहां आया था हमने फंक्शन लिखा था z प्लस 1 माइनस 1 माइनस 3 अपॉन z प्लस 1 प्लस 2 अपॉन z प्लस 1 माइनस 3। अब देखो z प्लस 1 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है। जब 3 से बड़ा है z प्लस 1 तो हमें कॉमन क्या लेना होगा, z प्लस 1। तो z प्लस 1 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहां आ गया 1 माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 माइनस 3 अपॉन z प्लस 1 को कॉपी कर लिया। यहां भी z प्लस 1 3 से बड़ा है तो 2 अपॉन z प्लस 1, यहां 1 माइनस 3 अपॉन z प्लस 1। तो 1 अपॉन z प्लस 1 इसको ऊपर करके पावर माइनस 1 कर लिया, इसे उसी तरह कॉपी कर लिया। 2 अपॉन z प्लस 1 इसको भी ऊपर करके माइनस 1 कर लिया, और इसको सीरीज में लिखने का तरीका जानते हो, 1 अपॉन z प्लस 1 समेशन n इक्वल 0 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन z प्लस 1 की पावर n, दोनों माइनस था, माइनस 3 अपॉन z प्लस 1 प्लस 2 अपॉन z प्लस 1 समेशन n इक्वल 0 टू इनफाइनाइट, और ये क्या हो गया 3 अपॉन z प्लस 1 की पावर n। अगर यहां प्लस होता तो इसके समेशन के आगे हमें यहां माइनस 1 की पावर n भी लिखना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं था, इसलिए ऑल टर्म पॉजिटिव थे, इसलिए ऐसा लिखा गया। और सीरीज हमारी रिंग शेप में है, इसलिए कौन सीरीज हुई, लॉरेंट सीरीज हो गई, और उसी में इस फंक्शन का एक्सपेंशन हुआ। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन fz इक्वल टू 4z माइनस 1 अपॉन z पावर 4 माइनस 1 अबाउट द पॉइंट z इक्वल टू 0। यहां fz दिया है 4z माइनस 1 अपॉन z की पावर 4 माइनस 1। फिर बात आई वही पार्शियल फ्रैक्शन की, यहां पार्शियल फ्रैक्शन z पावर 4 माइनस 1 है, इसका फैक्टर देखना है पहले बेटा। इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर हम पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से z स्क्वायर माइनस 1 एक ब्रैकेट में और z स्क्वायर प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में ले सकते हैं, और z स्क्वायर माइनस 1 का फिर फैक्टर हो जाएगा z माइनस 1 z प्लस 1। तो इस तरह इसका कुल फैक्टर हो गया z माइनस 1 z प्लस 1 z स्क्वायर प्लस 1। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन पूरा पार्शियल फ्रैक्शन आ रहा है जो 12th में पढ़ाया जाता है। अब यहां बेटा ये सेकेंड डिग्री का हो गया, सेकेंड डिग्री का फैक्टर हो गया, और जब सेकेंड डिग्री का फैक्टर हो जाता है तो हम a अपान b अपान ऐसे नहीं लिखते। देखो ये लीनियर फैक्टर जो है तो a अपान पहला लीनियर फैक्टर, b अपान दूसरा लीनियर फैक्टर, लेकिन ये लीनियर नहीं क्वार्टिक है, और जब क्वार्टिक है तो cz प्लस d अपान z स्क्वायर प्लस 1 लिखना पड़ा। ये तरीका होता है लिखने का। अब इसको जब ट्रांसफर किए तो a z प्लस 1, z माइनस 1 कैंसिल होगा, z प्लस 1 z स्क्वायर प्लस 1 हो गया, b z माइनस 1 z स्क्वायर प्लस 1 हुआ, c z प्लस 1 ब्रैकेट में लिख दिया, z स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया तो z प्लस 1 z माइनस 1 z स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब इसमें बारी बारी वैल्यू रख करके z इक्वल टू 1 रखा तो a की वैल्यू 3/4 आ गई, z की वैल्यू माइनस 1 रखा तो b की वैल्यू 5/4 आ गई, z की वैल्यू 0 रखा तो इसको सॉल्व करके किया तो d की वैल्यू 1/2 आ रही है। फिर z की वैल्यू -2 रखा तो इसको सॉल्व करके पूरा सॉल्व करना, देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने पर c की वैल्यू -2 आ जा रही है। तो अब fz इक्वल टू हम लिख सकते हैं कैसे, देखो जो fz हमारा था ये था ना fz, तो fz इक्वल टू 3/4 z माइनस 1, a की वैल्यू 3/4 आई है, 3/4 नीचे z माइनस 1, b की वैल्यू 5/4 नीचे है z प्लस 1, cz प्लस d वैल्यू पुट कर दिया तो -2z प्लस 1/2 अपान z स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो fz इक्वल टू, इसको अगर हम ऊपर करें, यहां देखो बेटा z अबाउट द पॉइंट z इक्वल टू 0, अबाउट द पॉइंट z इक्वल टू 0, z 0 के अबाउट है एंड z की वैल्यू 0 के आसपास में है। तो अब हमने ये कहा था कि जब दोनों पॉइंट को देखते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, उस हिसाब से कॉमन लेते हैं।
तो यहां z-1 में z छोटा है तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस बाहर कर दिया तो 1 माइनस z हो गया, और ऊपर ले गए तो 1 माइनस z की पावर -1 हो गया। यहां 1 प्लस z की पावर ऊपर ले गए तो -1 हुआ। यहां z स्क्वायर भी 1 से छोटा हो गया, तो ये तो ज्यों का त्यों हमने लिखा है, और इसको ऊपर ले गए तो 1 प्लस z स्क्वायर की पावर -1 हो गया। और इसको जब सीरीज में लिखने की बात आई तो यहां माइनस और यहां भी माइनस है, तो जब बाइनॉमियल एक्सपेंशन करेंगे तो सारे टर्म पॉजिटिव आएंगे, तो -3/4 समेशन n = 0 टू इनफाइनाइट z की पावर n रह गया। यहां पॉजिटिव है यहां निगेटिव है, तो यहां अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आते रहेंगे, तो इसलिए यहां -1 की पावर n भी लिखना पड़ा। तो 5/4 बाहर है, समेशन n = 0 टू इनफाइनाइट z की पावर n हो गया। -1 की पावर n लिखना पड़ा क्योंकि यहां पॉजिटिव था। इसी तरह -2z + 1/2, यहां भी पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव है, तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म आते हैं बाइनॉमियल में, तो -1 की पावर n लिखना पड़ा और z स्क्वायर की पावर n यानी z की पावर 2n हो गया। तो ये एक्सपेंशन हुआ इस फंक्शन का टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग। ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। कुछ डिफिनेशन देखो बेटा। जीरो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, a zero of an analytic function fz is value of z such that fz equal to 0। कोई fz एनालिटिक फंक्शन है तो z की जिस वैल्यू पर fz 0 हो जाता है उसी को जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन कहा जाता है। यानी जिस वैल्यू पर fz एनालिटिक फंक्शन fz 0 हो जाए उसी z की वैल्यू को जीरो ऑफ द एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। सिंगुलरिटी क्या है? A singularity of a function fz is point at which the function ceases to be analytic। यानी कोई एनालिटिक फंक्शन है तो उसका सिंगुलरिटी क्या है, उसके लिए कहा जा रहा है कि वह पॉइंट जिस पॉइंट पर वह फंक्शन एनालिटिक नहीं रह जाए, जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं रह जाए वही पॉइंट्स उस एनालिटिक फंक्शन का सिंगुलरिटीज है। दोनों में डिफरेंस देखो जरा। जीरो क्या कहा इन्होंने? कोई एनालिटिक फंक्शन जिस पॉइंट z की जिस वैल्यू पर fz 0 हो जाता है उसे उस एनालिटिक फंक्शन का जीरो कहा जाता है। और सिंगुलरिटी किसे कहते हैं? कोई एनालिटिक फंक्शन जिस पॉइंट पर एनालिटिक न रह जाए उस पॉइंट को उस एनालिटिक फंक्शन का सिंगुलरिटीज कहा जाता है। अब टाइप ऑफ सिंगुलरिटी में 3 टाइप की सिंगुलरिटी है। रिमूवल सिंगुलरिटी, एक कंडीशन इसकी है, इफ लिमिट z टेंड्स टू a of z exists and is finite, then that point z equal to a is called removable singularity। जैसे मान लो फंक्शन fz equal to z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन z माइनस a, ऐसे तो हम देखेंगे z को अगर a पुट कर दें तो ये वैलिड नहीं रह जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन इसको हटाया जा सकता है, इसलिए कहा गया रिमूवल सिंगुलरिटीज का नाम दिया गया कि लिमिट z टेंड्स टू a fz की अगर वैल्यू निकालें तो z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को z माइनस a z प्लस a अपॉन z माइनस a इसको कैंसिल कर लें और लिमिट रख देंगे 2a आ जाएगा जो कि फाइनाइट भी है। तो इस टाइप का फंक्शन में z इक्वल टू a को हम रिमूवल सिंगुलरिटी कहते हैं। पोल क्या है? लिमिट z टेंड्स टू a fz की वैल्यू अगर इनफाइनाइट आ जाती है तो उस जिस पॉइंट पर फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू देने लगता है उसको हम पोल कहते हैं। जैसे fz इक्वल टू z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन z माइनस a है। अब z इक्वल टू a रखें तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसका मतलब z इक्वल टू a इस फंक्शन का एक पोल है। एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या है? इफ लिमिट z इक्वल टू a z टेंड्स टू a fz does not exist, then this singularity is called essential singularity। For example, fz equal to e to power 1 upon e to power z minus a, इसको अगर z equal to a पर लिमिट की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो
ई टू पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो जाएगा एंड वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हम कहेंगे कि यह एसेंशियल सिंगुलरिटी है। तो इस तरह तीन टाइप की सिंगुलरिटी है और ये सिंगुलरिटी और ये जीरो है।